बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारा 9th क्लास का इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो आपका प्रारंभ हो रखा है और उसी के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे थे बच्चों कि भारतीय अर्थव्यवस्था का 1950 से लेके 1990 के बीच का जो सफर है वो सफर किस प्रकार का रहा है, कैसी उसकी रणनीतियां हैं, क्या चीजें हैं, कैसे हमने सेवा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और कैसे हमारी उद्योग और व्यापार सेक्टर को हमने बढ़ाया, उसके विषय में हम लोग अपने लेक्चर में बात कर रहे थे। और हम लोगों ने औद्योगिक नीति को, जो हमारी पहली नीति आई थी 56 वाली, उसको सबसे पहले हमने देखा और आज हम लोग उसी से आगे, जहाँ हमारा चैप्टर छूट गया था, हम उससे आगे अपना कंटिन्यू करेंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल रेडी होंगे क्लास पढ़ने के लिए। चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों देखिए, यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए थे, कल अंतिम कर लिए थे, लेकिन इससे पहले एक बार हम छोटा सा पीछे की तरफ आपका बढ़ चलते हैं, क्योंकि जब हम लोग उद्योग पढ़ना शुरू किए थे तो सबसे पहले उद्योग नीति में हम लोग क्या कर रहे थे, हम 1956 में जो औद्योगिक नीति आई थी उस नीति को हम लोग आपका देख रहे थे कि औद्योगिक नीति क्या है। उसके विषय में हम लोगों ने बात करा, हम लोगों ने उसको जाना कि किस प्रकार की क्या सारी चीजें हैं। क्लियर है बच्चों? देख लिया हम लोगों ने पूरी पॉलिसी को पढ़ा कि कौन से ऐसे सेक्टर थे जिन क्षेत्रों को आपकी सरकार चलाएगी, कुछ सेक्टरों को आपको, कुछ को आपके निजी क्षेत्र चलाएंगे और कुछ ऐसे सेक्टर थे जिनको निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के लोग आपस में मिलकर तालमेल के साथ अपनी सारी चीजों को वो आपका चलाएंगे। हमने उन सब चीजों को आपका देखा, अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका बात की। आज हम देख रहे हैं औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव। कह रहे जो औद्योगिक विकास हमारा हुआ है, उन औद्योगिक विकास पर नीति का किस, जो हमारी नीतियां हैं उन पर किस प्रकार का आपका प्रभाव रहा, हम उन सबको हम लोग आपका देख रहे थे। क्लियर है? बाकी इसमें जो है हम सारी चीजें अपने चैप्टर के माध्यम से आपका पढ़ेंगे, इसमें क्या चीजें इसमें रही हैं और कैसे औद्योगिक विकास में हमने कौन कौन सी नीतियां लगाई हैं, उनको हमें आपका देखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। ठीक, देखिए, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही हैं। कह रहे कि जो हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना रही हैं, अगर हम उनकी उपलब्धियों को देखें तो वो कैसी रही हैं? उल्लेखनीय रही हैं, यानी कि बहुत अच्छा उन्होंने कामकाज किया है, बड़ी उल्लेखनीय है। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950 और 51 में 13% से बढ़कर 1994 आपका 1990 और 91 में आपका 24% हो गया। कितना हो गया? 24%, यानी कि जस्ट डबल हो गया। जीडीपी से उद्योग में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक था। कह रहे कि जो हमारे बाप का जीडीपी थी और इस बाप का जीडीपी में जो उद्योग बाप का सेक्टर में बढ़ती जो आपकी विकास दर हमको मिली है, ये एक आपका सूचक था, आपका इंडिकेटर था हमारी बढ़ती हुई चीजों को लेकर। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक समृद्धि की दर प्रशंसनीय है। और कह रहे हैं कि जो हमारा उद्योग में जो 6% जो वार्षिक दर के हिसाब से हम लोग जो हमने बढ़ा है, जो हमने ग्रोथ करी है, वो प्रशंसनीय है। उस पर बहुत खुशी की, हल्लास की बात है और आपकी प्रशंसा की बात है। भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक सीमित नहीं थे। कह रहे कि जो पहले हम देख रहे थे जितने भी हमारे उद्योग थे, पहले क्या थे, हम आपके सूती वस्त्र थे या आपके पटसन के। अब हम क्या थे? अब हम उन तक सीमित नहीं थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गए। अब हुआ क्या कि ये सब लोग कैसे बन गए? आपके विविधतापूर्ण आपके बन गए। लघु उद्योग के संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करना था। कह रहे कि जो आपका संवर्धन हुआ, जो आपकी चीजें हुई, इन सब के विकास से हम लोगों को एक चीज में प्रवेश मिला, जिससे आप देखेंगे जो हमारी बड़ी फर्म है, उनको प्रारंभ करने के बाद आपके पूंजी में हम लोगों ने निवेश किया। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल क्षेत्रकों में देसी उद्योगों का विकास हुआ। कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक थे आपके और जो आपके ऑटोमोबाइल थे, उन सब के क्षेत्रों में, उन सब के सेक्टरों में आपका विकास हुआ, जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। और कह रहे हैं कि जिनका क्या था, अन्यथा और कोई विकास जो था वो आपका संभव नहीं था। अब देखिए,
भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की है। कह रहे कि बहुत सारे ऐसे आपके क्षेत्र रहे हैं जहां पर जो हमारे कुछ अर्थ आपके शास्त्री हैं, उन्होंने कुछ आपके सार्वजनिक क्षेत्रकों में कुछ अनेक ऐसे उद्यमों ने कुछ ऐसे आपके परफॉर्मिंग किए हैं कि जिनकी क्या मिली, हमको कड़ी जो आलोचना है वो मिली है। इस अध्याय के प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया, शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी, अब यह व्यापक रूप से स्वीकार कर ली गई। कि आप देखिए जो आपका सार्वजनिक जो आपका सेक्टर था, उस सेक्टर के क्षेत्र में जो आपकी आवश्यकता थी, एक कैसी व्यावसायिक रूप में उसकी जो हिस्सेदारी थी वो आपकी क्या कर ली, स्वीकार कर ली। अब देखिए कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तुओं एवं आपको सेवाओं का उत्पादन प्राय उन पर एक अधिकार रखते हुए जारी रखा जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और देखिए उनका जब आप जारी रखा, क्यों रखा, क्योंकि उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूर संचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण था। कह रहे कि जो हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन जो आपके सर्विसेज थी, उन सर्विस का आपका प्रावधान किया जाना, वो दूसरा उनका क्या रहा, एग्जाम्पल रहा। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र के जो फर्म भी उपलब्ध कर सकते थे। कह रहे कि जो ये सारी चीजें जो था, अगर हम देखें तो जो आपकी प्राइवेट कंपनियां हैं, जो आपकी प्राइवेट फर्म हैं, वो भी इस क्षेत्र को, उस उद्योग को बहुत अच्छे से वो आपका देख सकती थी, बहुत अच्छे से वो आपका कर सकती थी। ठीक है, ये हमने देखा। अब देखिए 1990 के दशक के अंत तक प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कि जब 2000 मतलब ये जब 1990 का जो आपका दशक था, ये जब अंतिम में था, तो पहले आपको फोन चलते थे बच्चे, आपके रेड लाइन कनेक्शन, जिनके बहुत लंबे आपके टावर हुआ करते थे। अगर आपको वो कनेक्शन लेना है तो वो आपको कनेक्शन लेने के लिए बहुत लंबी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रांड की स्थापना थी। जो ब्रांड विनिर्माण करने वाली फर्म है, जैसे कि एक निजी ब्रांड क्षेत्र का निर्माण ही नहीं कर सकती, 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई। आप देखिए जिनका काम ही ब्रांड को आपका डेवलप करना था, वो नहीं कर पाए, फिर उस सरकारी कंपनी को बेच दिया गया प्राइवेट को। मुख्य बात यह थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने में 4 दशक बाद इन दो चीजों पर कोई अंतर नहीं किया। यानी कि 40 साल ऐसे बीत गए कि हम इन दोनों चीजों पर कोई आपका अंतर नहीं कर पाए। केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है और निजी क्षेत्र क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए आज केवल सार्वजनिक सेक्टर ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि आज देखिए अगर हम लोग अंतर करें कि सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राइवेट जो क्षेत्र है उनमें क्या डिफरेंसेस है, तो हमारे सामने बेसिकली आपका मेजर डिफरेंस ये निकल के आएगा कि जितना भी राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा है वो सार्वजनिक जो आपका सेक्टर है उसी के हाथ में है। किसके हाथ में है? जो आपका सार्वजनिक जो आपका सेक्टर है उसी के हाथ में ये आपका है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्रक होटलों का भी व्यवसाय करते हैं। कह रहे जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र वाले लोग हैं और जो आपके होटलों का जो आपका व्यवसाय करते हैं, यद्यपि सरकार होटल चलाती है, इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्र से हटा देना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, वहां उनमें कोई अपनी भागीदारी नहीं दे सकते, जहां पर अपना निजी क्षेत्र बहुत अच्छे रूप में आपका काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी आपका क्षेत्र रहा हो। सरकार ऐसे महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण करती है और कह रही कि जो आपकी सरकार है उन सभी महत्वपूर्ण जो आपकी सेवाएं हैं उन पर क्या करती है, अपना संकेंद्रण करती है, उनको फोकस करती है, जिस पर निजी क्षेत्र उपलब्ध ना कराते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है बच्चों, सरकार की जिम्मेदारी ये है कि जहां पर आपका निजी क्षेत्र जिस सेक्टर में आपका ध्यान नहीं दे रहा है, वहां सरकारी सेक्टर आपके सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां वहां क्या करें। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या है कि जो सरकार है कि वो अपने काम को अपने पूरे तरीके से उस चीज को ध्यान रखे। जहां निजी कंपनियां प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं, अपनी सेवा सर्विस नहीं दे पा रही हैं,
वहां सरकारी कंपनी को देनी चाहिए। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया और कह रहे कि बहुत सारी ऐसी आपके सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने क्या किया, आपका भारी नुकसान उठाया, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो आपका सरकारी बंद हम लोग कर देंगे उपक्रम के, उसका बंद किया जाना ठीक है, भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास होता हो। कह रहे जाए ऐसा हो कि जो राष्ट्र के लिए जो आपके सीमित संसाधन बनते हैं वो ही केवल निकल रहे हों। इसका अर्थ यह नहीं कि निजी फर्मों को सदैव लाभ होता है, और हम ये नहीं कहते कि जितनी भी आपकी प्राइवेट कंपनियां हैं उन सारे प्राइवेट कंपनियों को जो है आप हमेशा क्या होता है उनको लाभ होता है, ऐसा नहीं है। वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म मूलतः निजी फर्म थी जो हानि के कारण बंद हो गई थी। कह रहे कि बहुत सी ऐसी निजी फर्म थी और सार्वजनिक सेक्टर होते हैं कि जब जो आपका लॉस मेकिंग सेक्टर होता है उसमें लॉस मेकिंग होने के साथ चाहे आपके प्राइवेट हो चाहे आपके निजी, वो सेक्टर आपका बंद हो जाता है। उसके बाद कामगारों की नौकरियों की संस्थाएं के लिए उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। और क्या क्या किया गया, जो आपकी नौकरियों की जो आपकी संस्थाएं हैं उनका क्या किया गया बच्चों, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्म अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अव्यय नहीं दे पाई। कह रहे कि जो आपकी निजी फर्म थी वो संसाधनों को अपना बनाए रखने के लिए तो जो संसाधनों का अव्यय था वो आपका नहीं देंगी। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक आपका लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया जाने लगा। आप कह रहे हैं कि जिन लोगों को उद्योगों के आपके शुरुआत में जो आपके लाइसेंस मिल गए थे वो लोग क्या करने लगे थे, वो सारे उद्योग जो आपके घराने थे उन लाइसेंस को आपका दुरुपयोग करने लगे थे। बड़े उद्योगपति नई फर्म को शुरू करने के लिए नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर रहे थे। यानी कि वो अपना लाइसेंस क्यों ले रहे थे, इसलिए नहीं ले रहे कि हम लोगों को कंपटीशन करना है, बल्कि आपके इसलिए ले रहे थे कि ये हम क्या कर सके, जो कंपटीशन है जो आपकी प्रतिस्पर्धा है उसको हम लोग आपका रोक सकें। क्या कर सके, हम उसको क्या कर सके, उस कंपटीशन को हम पूरा आपका रोक सके। परमिट लाइसेंस राज के अतिरिक्त नियमन के कारण कुछ फर्म कार्य कुशल नहीं। अब देखिए हमने क्या किया, परमिट आपका लाइसेंस राज आया, इसको हम कहीं कहीं आपका दरोगा पॉलिसी भी बोलते हैं कि जितना भी आप उद्योग शुरू करेंगे उसके लिए आपको परमिट लेना आवश्यक है। और देखिए शुरुआत में किसी उद्योग को खोलने के लिए जो आपका परमिट लिया जाता था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। कैसा है बच्चों, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आपका टास्क है। ठीक, क्योंकि उस समय आपका निगमन होना उन सब चीजों पर, क्योंकि उनके साथ वो लोग क्या कर रहे थे कि उन्हें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जो थी वो आपकी फिल करनी पड़ती थी, और फॉर्मेलिटी के साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना पड़ता था कि कुछ फर्म कैसे कार्यकुशल हैं कि नहीं है, उनका काम क्या चल रहा है, कैसी उनकी स्थिति है, उन सब की स्थिति क्या है, उन सब पर हम लोग आपका विचार कर रहे थे। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि कुछ कार्य कुशल नहीं बन पाई, कुछ ऐसी फर्म थी जो आपका कार्य कुशल आपकी नहीं बन पाई। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में संबंधित मंत्रालयों में आपकी लॉबी बनाने में समय बिताने लगे। अब देखिए जो उद्योगपति थे यानी कि जो आपका उत्पादन करते थे अपनी फैक्ट्री के माध्यम से, वो उत्पादन के विषय में विचार नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्या करते थे, ज्यादा विचार किस में कर रहे थे कि जो भी आपके मंत्रालय हैं उन मंत्रालय में अपनी लॉबी बना ली जाए और लाइसेंस हमको मिल जाए। यानी कि उनका जो मेन फोकस होना चाहिए था उन पर उस पर फोकस नहीं कर रहे थे। अब देखिए विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना इस आधार पर की जा रही थी। कह रहे कि जो आपका विदेशी कंपटीशन था उससे हम लोग क्या कर रहे थे, आपका संरक्षण दे रहे थे। उस संरक्षण की भी क्या होने लगी, आलोचना। और आलोचना जो हो रही थी वो किस आधार पर हो रही थी कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहेगा जब तक यह सिद्ध हो चुका है कि उसे लाभ के स्थान पर अधिक नुकसान होगा।
यानी कि तब तक जारी रखेंगे हम उसको कि जब तक उसे लाभ की वजह क्या ना हो, अधिक नुकसान ना होगा। आयातों पर प्रतिबंध के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उपभोक्ता आपके करते थे। अब देखिए, आपने क्या कर दिया, जो आपकी आयातित जो आपकी वस्तुएं थी, जो आपकी विदेशी वस्तुएं थी, आपने उन पे आयातित प्रतिबंध कर दिया, यानी कि अब आप उन वस्तुओं को नहीं मंगा रहे हैं, उन वस्तुओं को रोक रहे हैं, आप उन पे बैरियर लगा रहे हैं, आप उनको टैक्स लगा रहे हैं, तो महंगी हो जा रही हैं। जब अब महंगी भी हो रही हैं, साथ में बाजार तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो जो भारतीय लोग थे वो क्या करेंगे, भारत में बनी जो आपकी चीजें हैं उन्हीं चीजों को आपका बच्चों खरीदेंगे। और खरीदेंगे क्या, उनको खरीदना पड़ता था क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा क्या नहीं था, ऑप्शन नहीं था, जिसका उत्पादन भारतीय उत्पादक आपका करते थे। इस उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके आसपास एक अवध बाजार है, अतः इन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनके पास एक क्या था, अवध आपका बाजार था, और इस आपके अवध बाजार में उन्हें अपनी वस्तुओं की जो आपकी गुणवत्ता थी उसको सुधारने हेतु उनके पास क्या नहीं थी, कोई अपनी प्रेरणा नहीं थी कि जो उनकी वस्तु में आपकी गुणवत्ता में कमी है, क्वालिटी अच्छी नहीं हो पा रही है, हम उसको कैसे ठीक करें, उनके पास कोई प्रेरणा नहीं थी। जब वे घटिया वस्तु को ऊंची कीमतों पर बेच सकते हैं, तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार की क्यों सोचेंगे। आप सोचिए, जब उनकी वस्तुएं जो घटिया वस्तुएं थी, जब घटिया आपके वस्तु ज्यादा रेट में बिक रही हैं, तो वो क्यों क्यों सुधारेंगे उनकी गुणवत्ता, क्योंकि अब उनकी चाहे वस्तु घटिया हो, क्वालिटी अच्छी हो या बुरी हो, तो बिक रही है भारत में, क्योंकि भारत में दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने ट्रेड कैसा कर दिया है, जो बाहरी ट्रेड है हमने उसको बंद कर दिया है। आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनाने को बाध्य किया। क्या कर दिया कि जितने भी हमारे अधिक जो आयातित आपके प्रतिस्पर्धाओं ने क्या किया, जो हमारे उत्पादक हैं उनको क्या कर दिया, और अधिक आपका उनको बनाने के लिए आपका दक्ष किया। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है। कह रहे कि कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो ये कहते हैं कि जो आपके सर्विस सेक्टर, जो आपकी सार्वजनिक सेक्टर के जो आपकी कंपनियां हैं, वो क्या नहीं कर सकती, जो उनका उद्देश्य है, जो उनका मोटिव है, वो क्या नहीं है, वो उनका मोटिव आपका लाभ कमाना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना है। यानी कि सर्विस जो आपकी कंपनियां हैं, उनका मोटिव क्या है बच्चों, राष्ट्र का आपका कल्याण, राष्ट्र निर्माण में अपनी हेल्प करना। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कि जितनी भी आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की जो फर्म है, जो कंपनियां, अगर हम उनका मूल्यांकन करें तो जनता के लिए वो कितना कल्याण कर रही हैं, कितना बेनिफिट कर रही हैं, इस आधार पर हमको किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके आधार पर किए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर आप सार्वजनिक सेक्टर हैं, अगर आप उन कंपनी को देखें तो हम उनको लाभ के आधार पर, प्रॉफिट के बेस पर हमको उनका मूल्यांकन नहीं करना, बल्कि क्या करना है कि वो कंपनियां भारत के लिए कितना, जो भारत के लोग हैं उनके जन कल्याण के लिए आपका कितना क्या दे पाई, उसके लिए हम लोगों को आपका देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हम उसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं, ना कि बच्चों लाभ के आधार पर। ठीक है, संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादन का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसे कर रहे हैं। इससे सभी विरोध के कारण अर्थशास्त्री ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया, और कह रहे हैं कि जितने भी हमारे अर्थशास्त्री हैं, जो भी हम लोग आपका विरोध वो आपका देख रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी आपकी नीति है, हमें इन अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। अन्य समस्या सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई नीतियां आपकी प्रारंभ की, और कह रहे हैं कि सरकार ने आपका 1991 में क्या है, कुछ अपनी नई नीतियां थी, जो उन नई नीतियों को आपका प्रारंभ किया, उनको देखते हैं। देखिए,
अब हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति रही। कह रहे जो हमने प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना देखी है उनमें बहुत अच्छी प्रगति हम लोगों को उल्लेखनीय देखने मिली। यह हमारे स्वतंत्र ये कह रहे हैं कि हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गए थे। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। अब कह रहे हैं कि बड़े अच्छा रहा कि जब हमारे पास हरित क्रांति हुई तो हरित क्रांति के समय क्या हो गया बच्चों कि जो हमारे खाद्यान्न, अब भारत क्या बन गया, खाद्यान्न आत्मनिर्भर बन गया। पहले हम खाने के लिए गेहूं चावल दाल का हम लोग यूएस से क्या करते थे, उसका हम लोग उत्पादन करते थे। ठीक है, भूमि सुधारों का परिणाम यह हुआ कि घरनी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया। औद्योगिक क्षेत्र के अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में निष्पादन से क्या थे, असंतुष्ट थे। अतिशय सरकारी नियमन के कारण उद्यमवर्ती अवरुद्ध हो गए। आत्मनिर्भरता के नाम पर भारतीय उत्पादों का संरक्षण आपका विदेशी स्पर्धा से आपका किया गया और इसे उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा मिली। और इसी से क्या हुआ कि जो हमारी गुणवत्ता की आपकी प्रेरणा थी वो हमने उनसे प्रेरणा सीखी कि हम विदेशी संरक्षण के साथ साथ जो हमारी वस्तुएं हैं हम आत्मनिर्भर बन के हम उनको कैसे आपका क्या कर सकते हैं, उनसे आपकी प्रेरणा ले सकते हैं, कैसे उनको देख सकते हैं। भारतीय नीतियां अंतर्मुखी थी, उनसे एक सशक्त निर्यात क्षेत्र विकसित करने में वो क्या रहे, आपका विफल रहे। बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में यह सर्वत्र महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीतियां में सुधार करने की आवश्यकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति आपका शुरू की गई। इस नीति को आप लोग क्या करेंगे, अगले अध्याय में आप इनकी चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, अगले अध्याय में आप इनकी चर्चा करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये जो आज का लेसन था ये आपका समाप्त हो गया। हमने बहुत अच्छे से इस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया। अब जितने भी आपके प्रश्न उत्तर हैं वो आपको इन सबको इन चैप्टर के माध्यम से तो आपको देखना है, इन सबको करना है, क्योंकि आपने इसमें सारी चीजें हो गई और इन सारी चीजों को हम लोगों को आपको अपने चैप्टर के माध्यम से आपको देखना है कि हमने क्या क्या नीति पढ़ी, क्या क्या चीजें पढ़ी, इन सब पर आपको विचार करना है। उसी के विचार के साथ आपको क्या करेंगे बच्चों कि जितना भी ये आपका प्रश्न उत्तर है, योजना की परिभाषा, भारत ने योजना को क्यों चुना, योजना के लक्ष्य क्या होने चाहिए थे, HYVs क्या है, विक्रयशील अधिशेष क्या है, इन सब विषय में आपको बात करनी थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा लेक्चर आपका समाप्त हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे इस लेक्चर को पूरे से अच्छे से देखेंगे और इन क्वेश्चन आंसर को आप लोग बहुत बच्चे कर भी चुके हैं अपनी कक्षाओं में और कुछ बच्चे इनको देखकर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।